संघ प्रमुख मोहन भागवत के लिंचिंग वाले बयान पर सियासी पारा आसमान पर है। ओवैसी से लेकर दिग्विजय सिंह तक पलटवार पर उतर आए हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के विरोधी हैं। देश में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है। भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का मेरा पूरा डीएनए समान है। लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। तो हमारे ही पूर्वज के वंशज, खून के अपने भाई मुसलमान साथ क्यों नहीं चल सकते? वो कैसे अलग हो गए? संघ प्रमुख के ये बयान खासे मायने रखते हैं। पहली बार आरएसएस के सुप्रीम नेता ने लिंचिंग और मुसलमानों पर इस कदर अपनी बातें रखीं। लिंचिंग और नफरत के माहौल में उन्होंने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के विरोधी हैं। वो हिंदुत्व को नहीं समझते। मुसलमान भय के चक्र में न फंसे। उन्होंने कहा कि इस्लाम को किसी से खतरा नहीं है। और तो और सभी भारतीयों का डीएनए बताते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि भारत में रहने वाले कोई भी धर्म के हों, सबके पूर्वज एक हैं। सब प्रकार के लोग हैं। जैसे ये साथ चलते हैं वैसे हमारे ही भारत माता के पुत्र, हमारी ही संस्कृति के विरासतदार और हमारे ही पूर्वज के वंशज, खून के अपने भाई मुसलमान साथ क्यों नहीं चल सकते भाई? इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। एकता इस एकत्व के आधार को अपने मन में पक्का बिठाने से होती है। इश्यूज है उस पर मत आपके अलग अलग हो सकते हैं। प्रजातंत्र में व्यवस्था है, उनकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, उनके लिए संघर्ष कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते, सब कर सकते हैं। लेकिन एकाधे मामले में आपका मेरा मत अलग है और परस्पर विरोधी है, इसलिए हमारा समाज नहीं बदलता। हम एक ही समाज के हैं। इस बात को पक्का समझ के हमको चलना चाहिए। हिंदू की हमारी व्याख्या तिलक लगाने वाला, स्नान करने वाला, ये पूजा करने वाला ऐसी नहीं है। जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, जो भारत के पूर्वजों का विरासतदार है, संस्कृति का विरासतदार है, वो हिंदू है हमारी। मुसलमानों के बीच अच्छी बातें कर संघ प्रमुख विरोधियों के निशाने पर आ गए। लिंचिंग को लेकर बयानों पर उन्हें ओवैसी ने घेरा। ओवैसी ने ट्वीट किया, आरएसएस भागवत ने कहा, लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी। इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क पता ही नहीं होगा। लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्टपनाही हासिल है। केंद्रीय मंत्री के हाथों अलीमुद्दीन के कातिलों की गुलपोशी हो जाती है। अखलाक के हत्यारी की लाश पर तिरंगा लगाया जाता है। आसिफ को मारने वाले के समर्थन में महापंचायत बुलाई जाती है, जहां बीजेपी का प्रवक्ता पूछता है कि क्या हम मर्डर भी नहीं कर सकते? कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। बात निकली तो दूर तक गई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी मोहन भागवत के बयान को लपक लिया। उन्होंने बयान का हवाला देते हुए संघ प्रमुख से सवाल किया, मोहन भागवत जी, ये विचार आप अपने शिष्यों, प्रचारकों, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भी देंगे? यदि आप अपने व्यक्त किए गए विचारों के प्रति ईमानदार हैं, तो बीजेपी में वे सब नेता जिन्होंने निर्दोष मुसलमानों को प्रताड़ित किया, उन्हें उनके पदों से तत्काल हटाने का निर्देश दे। मुझे मालूम है आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आपने सही कहा, हम पहले भारतीय हैं, लेकिन हुजूर अपने शिष्यों को तो पहले समझाएं। वे मुझे कई बार पाकिस्तान जाने की सलाह दे चुके हैं। लिंचिंग की लड़ाई कहां जाएगी नहीं पता, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले महीने भी लिंचिंग के कई मामले आए। मसलन जम्मू कश्मीर के थामा मंडी में भैंस लेकर आ रहे शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। त्रिपुरा के खुवाई में जानवर ले जा रहे 3 लोगों की गाड़ी रोककर पिटाई, 2 लोगों की जान चली गई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में गाय की तस्करी के आरोप में 25 साल के युवक को पीट कर मार डाला। यूपी के कोसी कला में संदिग्ध पशु तस्कर पर चलाई गोली, जिसमें 1 की मौत हो गई, 4 जख्मी हो गए। बातों का क्या है, बातें तो होती रहेंगी, जरूरी है इसका असर हो। निर्दोष यूं ही न मारे जाएं। आज तक ब्यूरो।
राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से संघ प्रमुख ने हिंदू मुसलमानों में एकता की दुहाई दी। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे से जुड़े हैं। तो हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं हैं क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। आपने कहा ना, आप निराकार की श्रद्धा रखते हैं, हम निराकार के साथ आकार की भी श्रद्धा रखते हैं। बात ऐसी है कि एक व्यक्ति के नाते मुझे मेरी श्रद्धा एक पर ही रखनी पड़ेगी, हिंदुओं में भी। अगर मैं निराकार मानता हूं तो मैं हिंदुओं के आकार भी नहीं मानूंगा। स्वार्थ अलग अलग होंगे लेकिन समाज एक है। स्वार्थों पर एकता होती नहीं, सौदे पर एकता होती नहीं। एकता इस एकत्व के आधार को अपने मन में पक्का बिठाने से होती है। इश्यूज है उस पर मत आपके अलग अलग हो सकते हैं। प्रजातंत्र में व्यवस्था है, उनकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, उनके लिए संघर्ष कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते, सब कर सकते हैं। लेकिन एकाधे मामले में आपका मेरा मत अलग है और परस्पर विरोधी है, इसलिए हमारा समाज नहीं बदलता, हम एक ही समाज के हैं। इस बात को पक्का समझ के हमको चलना चाहिए। मोहन भागवत के इस बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। विरोधी कथनी और करनी में फर्क बता रहे हैं। आज तक से बातचीत में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जवाब दिया। सभी भारतीयों का डीएनए एक है। मोहन भागवत के इस बयान पर लगातार राजनीतिक टिप्पणियां आ रही हैं। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सर, लगातार इस पर टिप्पणियां आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि हिंदुत्व नफरत फैलाने का काम कर रहा है। ओवैसी जैसे नेता इस तरीके का बयान दे रहे हैं। देखिए, जो मोहन भागवत जी ने कहा, संघ के विचार हमेशा ऐसे ही रहे हैं, लेकिन संघ के विचारों पर विरोधियों के दुष्प्रचार हावी रहे हैं हमेशा। और इस तरह के गुमराही गैंग के जो दुष्प्रचार थे, वो संघ के विचारों को किस तरह से नुकसान पहुंचाओ, इस षड्यंत्र और साजिश में लगे रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है 1998 तक अटल जी की सरकार थी। उससे पहले तक जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स हैं, AIR हैं, दूरदर्शन हैं, उस पर जो है वो संघ के किसी भी कार्यक्रम को नहीं कर सकते थे, प्रतिबंध था, दिखा नहीं सकते थे, सुना नहीं सकते थे। AIR वाले, दूरदर्शन वाले दिखा नहीं सकते थे। और ये नेहरू जी से लेके श्रीमती इंदिरा गांधी जी से लेके लगातार कांग्रेस की सरकार या जो भी रही, उन्होंने ये काम किया। क्यों किया मालूम है आपको? वो इसलिए किया कि इन्होंने जो एक नफरत और जहर लोगों में संघ के विचारों को लेकर भरा था, एक तरफा ये काम किया था, वो कहीं एक्सपोज ना हो जाए। मुझे तो इस बात की खुशी है कि संघ के प्रमुख नेताओं के कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, और सार्वजनिक कार्यक्रमों के जरिए ये तमाम जो गुमराही गैंग था, इन गुमराही गैंग ने जो कुछ भी षड्यंत्र, साजिश, पाप और लोगों में के दिलो दिमाग में जहर भरने का खतरनाक काम किया था, वो एक्सपोज हो रहा है। उनकी जो हताशा, निराशा है, वो इस बात का प्रतीक है कि इनकी जो पूरी की पूरी इस गुमराही गैंग की जो साजिशें, षड्यंत्र हैं, वो सामने आ रही हैं। वहीं संघ के हिंदू मुसलमान वाले बयान पर सियासी भूचाल है तो यूपी में मिशन 2022 को लेकर बवाल हो रहा है। पंचायत चुनाव की जीत से गदगद योगी फिर से जीत की हुंकार भर रहे हैं, तो ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का दांव चल खेल बिगाड़ने की ताल ठोक रहे हैं। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा नहीं आने देंगे तो बीजेपी इस बात को कहेगी कि बीजेपी 2022 में आकर के रहेगी। यूपी के सेमीफाइनल में जीत के जश्न की तस्वीर आते ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी की चुनौती स्वीकार कर ली। योगी ने पहले खुद जवाब नहीं दिया, पंचायत चुनाव के नतीजों को बयां करने दिया और फिर आज तक से खास बातचीत में ऐलान जंग कर दिया। ओवैसी को बता दिया कि चुनौती कबूल है। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे।
अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। बड़े नेता हैं, देश के अंदर प्रचार करते हैं, उन्हें एक समुदाय विशेष का विशेष समर्थन प्राप्त है। उनके इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा नहीं आने देंगे तो बीजेपी इस बात को कहेगी कि बीजेपी 2022 में आकर के रहेगी। हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार यूपी में बनेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 8 महीने दूर हैं, लेकिन इसकी पटकथा लिखी जा चुकी है। चुनाव में योगी बीजेपी का चेहरा होंगे और ओवैसी ने बिहार के प्रदर्शन से जोश में आकर इस चेहरे को चुनौती दे डाली। इस बार ओवैसी 100 सीटों पर ताल ठोक रहे हैं। उनके साथ होगी राजभर की पार्टी। हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम एमआईएम पार्टी आने वाले 2022 के असम्बली चुनाव में हम 100 असम्बली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया। लेकिन योगी दोगुने जोश में है। पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में 75 में से 67 सीटें जीतकर गदगद हैं। उन्हें भरोसा है कि नतीजे उनके पक्ष में ही रहेंगे। विधानसभा में भी उनका परचम लहराएगा। पंचायत चुनाव का आज का परिणाम 2022 में भारतीय जनता पार्टी इसी तर्ज पर चुनाव के परिणाम लेकर के आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पिछले 4-4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं ये जनता के सामने है, जनता ने उसे स्वीकारा है। पंचायत चुनाव के परिणाम के साथ साथ 2022 के चुनाव परिणाम भी इसी तर्ज पर आएंगे, इसमें अब कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ओवैसी भी यूं ही नहीं अंधेरे में तीर चला रहे। यहाँ बंगाल की तरह उनके सामने भाषा की कोई अड़चन नहीं है। यूपी के बड़े हिस्से में एआईएमआईएम का कैडर तैयार हो चुका है। यूपी के पंचायत चुनावों में एआईएमआईएम समर्थित 22 उम्मीदवार जिला परिषद का चुनाव जीत चुके हैं, जबकि 50 सीटों पर वो दूसरे स्थान पर रहे। ओवैसी को पूर्वांचल की मुस्लिम बहुल सीटों में फायदा हो सकता है। जातियों पर प्रभाव रखने वाली छोटी छोटी पार्टियों का साथ भी ओवैसी के लिए फायदेमंद हो सकता है। ओवैसी को ये भी लगता है कि किसान आंदोलन और ब्राह्मणों की तथाकथित नाराजगी भी योगी को नुकसान पहुंचा सकती है। ये तो अभी आगाज है। मिशन 2022 में यूपी का अंदाज तो आगे देखिएगा। इस बार आम आदमी पार्टी भी खिलाड़ी है, साइकिल भी सड़कों पर है, पंजा भी पूरा जोर लगा रहा है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। रुकना होगा यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।